अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द एस्पायर ऑनलाइन सेशन। मैथ्स के लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 5.3 के साथ हम लोग आज फिर से हाजिर हैं। तो बेटा आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की जिस टाइप को डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप नंबर 3, जिसमें जो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं इररेड्यूसिबल फॉर्म में आपके पास होंगे और हम देखेंगे कि हम इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से बनाएंगे। वैसे तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 5 की चारों टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि होल पावर जो है वो नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस डिसाइड करती हैं और जो एक्स की पावर है वो आपके कांस्टेंट्स की तादाद को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा कल हम लोगों ने इसके लिए एक क्वेश्चन भी छोड़ा था, तो वो हम आज के लेक्चर के लास्ट पे उसको भी देखेंगे ज़रूर। तो आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आप लोग ये देखेंगे कि हमें इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है, और फिर कल के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, इस पूरे चैप्टर्स में जो शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ होने वाली हैं वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जी तो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे x² + 1 ओवर x³ + 1। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा स्टेप ये होता है कि ये डिसाइड करें कि जो आपको गिवन फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या कि वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है जी पावर ऑफ न्यूमरेटर और पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है वो कितनी है, 2 है, और जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो कितनी है बेटा, 3 है। तो क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है तो इस वजह से ये फ्रैक्शन कौन सी होगी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन अगर ये है तो इसका मतलब है कि हमने इसकी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस बना देनी है, लेकिन उससे पहले एक काम हमें करना पड़ता है, और बेटा वो क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो है x³ + 1। तो इसको अगर फैक्टराइज करना चाहें हम तो हमें यहाँ पे a³ + b³ का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और वो मैं बता देता हूँ कि a³ + b³ का फार्मूला आप पढ़ चुके हुए हैं। a³ + b³ सॉरी a + b × a² - ab + b²। ठीक है जी। तो ये फार्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर जो है वो रिजॉल्व होगा x + 1 × x² - x + 1 में। तो अब इस सिचुएशन में ये यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर मिला हमें x + 1, और सेकंड हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर मिला, और ये बात श्योर है कि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये इररेड्यूसिबल है, मतलब हम इसे मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको मजीद फैक्टराइज किया जाएगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाएंगे, तो इसलिए इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता मजीद। तो अब यहाँ क्योंकि ये दो फैक्टर्स आ गए हैं तो इसका मतलब होल पावर्स हमें ये बताने वाली है कि नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस कितनी बनेंगी। तो बिकॉज दोनों की होल पावर्स 1 1 है तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं होंगे, एक दफ़ा ही ये लिखा जाएगा और एक ही दफ़ा ये लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद बारी आती है ऊपर कॉन्स्टेंट्स की तादाद की। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ x की जो होल पावर है, x की होल पावर कितनी है यहाँ पे 1 है। तो x की होल पावर 1 होने की वजह से ऊपर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने आएंगे बेटा, वो आएगा एक कॉन्स्टेंट जो क्या होगा a। अब अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है बेटा वो 2 है। तो अगर x की पावर 2 है तो मैंने बताया था कि x की जितनी पावर्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आप ऊपर लिखेंगे। तो x की पावर बिकॉज 2 है तो ऊपर कांस्टेंट्स की तादाद भी क्या होगी, 2 ही होगी, जो क्या है b और c। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसका डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से हम जो कैल्शियम है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स इक्वेशन को, ताकि इसकी जो फ्रैक्शंस हैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सके। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को x + 1 × x² - x + 1 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो आपको हम यहाँ से मिलेगा जी x² + 1, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसमें x + 1 x + 1 से कैंसिल आउट होगा, और हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी a के साथ वो होगी x² - x + 1 जो कि सेकंड फैक्टर है। अब इसी तरह से ऊपर से bx + c, जब ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे हमें bx + c के साथ लीनियर फैक्टर x + 1 मिल रहा है। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई बेटा। तो अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है कि हम लीनियर फैक्टर्स को 1 बाय 1 उठाते हैं और उसे इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो बेटा जब हम यहाँ पे x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है बेटा, x इज इक्वल टू -1। तो जब हम x की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x की जगह पे जब -1 पुट किया जाएगा तो ये वाला सारा फैक्टर बेटा क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो इस फैक्टर को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, सिर्फ ये एक a वाला फैक्टर लिखेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1। अब ये फैक्टर हमें लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये 0 हो चुका है। यहाँ जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे -1 स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बन जाएगा। तो जब हम यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो वो हमें क्या मिल रही है बेटा, 2/3 मिल रही है। तो a की वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गई। अब अगला काम है b और c कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो अब b और c कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके नीचे जो फैक्टर है वो बेटा लीनियर नहीं है। तो अब यहाँ से इसका मतलब है x की वैल्यू इस तरह से पुट नहीं की जा सकती निकाल के। तो फिर हम इस केस में क्या करते होते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को उठा के सिंप्लीफाई करते हैं और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वैल्यूज निकालते हैं। तो आते हैं जी सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो इक्वेशन नंबर 2 को बेटा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ से उठा के पहले किया कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V, और उसके बाद हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। और ब्रैकेट्स ओपन करते वक्त हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि होल पावर्स कोई नहीं है तो इसलिए कोई फार्मूला पहले अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सिंपली हमें क्या करना है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ये टर्म्स मिलेंगी। और जब पहले bx को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो पहले bx जो है वो इस x से मल्टीप्लाई होगा, bx स्क्वायर, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा bx। सिमिलरली cx प्लस c आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ c विद x प्लस 1 जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेटा ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं। तो ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद हमारा अगला काम क्या होता है कि हमने कोफिशिएंट्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x जब हम बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट पावर हमें x की यहाँ पे 2 नजर आ रही है। तो यहाँ x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स थे a और b, तो a प्लस b हमने लिख लिया, उसके बाद x स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया गया। इसी तरह से जब हम x की बात करेंगे तो बेटा x का यहाँ पे कोफिशिएंट है -a। मैंने आपको याद है बताया था कि यहाँ हम जो मिडल साइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे ताकि कंपेयरिंग में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो जो नेगेटिव साइन है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा जी, -a प्लस b प्लस c, और x इन तीनों टर्म्स में से क्या कर लिया गया, कॉमन निकाल लिया गया। और यहाँ अब जो कांस्टेंट टर्म्स है बेटा वो है a और ये c। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अरेंज हो चुके हैं डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में। तो अब नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा जी, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है वो a प्लस b, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा जाए तो वो क्या है 1। तो a प्लस b इक्वल टू किसके आ गया बेटा, यहाँ से 1 के इक्वल आ गया। अब हम इसी तरह से x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो जब हम x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है -a प्लस b प्लस c इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म ही नहीं है। तो जब x वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे x का कोफिशिएंट भी क्या है, 0 है। तो x का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया जी, 0 पुट कर दिया। अब बारी आ गई जी कांस्टेंट्स की, और कांस्टेंट्स यहाँ पे है a प्लस c, और जब हम a प्लस c को लेफ्ट साइड के कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ हमें 3 इक्वेशंस मिल गई, और इससे पहले हम ऑलरेडी जो है वो a की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब इस a की वैल्यू को उठा के अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो b की वैल्यू मिल जाएगी, और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो जी a की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो a प्लस b इक्वल टू 1। यहाँ से हमें a की वैल्यू 2/3 पुट की, तो b की वैल्यू क्या मिल गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/3। ठीक है जी। अब इसी तरह से a की ही वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3 आई विल गेट द वैल्यू ऑफ c विच इज 1/3। ठीक है बेटा। तो 1/3 c की वैल्यू, 1/3 b की वैल्यू और 2/3 c की वैल्यू। अब इन तीनों वैल्यूज को उठाइए और पटक दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में वापस। तो इक्वेशन नंबर 1 बेटा आपकी क्या थी, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर दिस फैक्टर इज इक्वल टू a ओवर उसका फैक्टर प्लस b ओवर उसका फैक्टर। तो अब a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 2/3 bx प्लस c। ठीक है जी। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 3 और ऊपर बचेगा x प्लस 1, तो वो मैंने नीचे लिख दिया जी। 2/3 वैल्यू आ गई a की, और जो एलसीएम लेने के बाद हमने b और c की वैल्यूज कॉमन निकाली 3, तो वो आ गई x प्लस 1/3 इंटू दैट फैक्टर। ठीक है जी। तो ये आपकी आपने रिजॉल्व कर दिया एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को, सिंगल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है जी।
तो अब बेटा हम लोग मूव करते हैं, कल वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन था जी, 3x + 7 / x² - 3x + 2 = दिस टर्म। और हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने यहाँ पे k की वैल्यू बतानी थी और उसके लिए आपको मैंने टाइम रिकमेंड किया था बेटा, वो कितना होना चाहिए, 30 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। तो 30 सेकंड्स के अंदर अंदर हमने इस कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या हमें यही सब कुछ करना पड़ेगा कि पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके विदाउट डिनोमिनेटर्स बनाएं, उसके बाद फिर a, b और c जैसे इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाली हैं वैसे हम वैल्यूज निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं आइडेंटिटीज। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शंस आइडेंटिटीज हैं तो इसका मतलब कि ये कि कांस्टेंट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब यहाँ आप x की जो चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप पूरी आइडेंटिटी में x की कोई भी वैल्यू पुट करें, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा दिल चाहा यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करना, क्योंकि मुझे 0 जो है वो इसलिए पसंद आया यहाँ पे क्योंकि 0 ने क्या करना है, x वाली सारी टर्म्स को उड़ा देना है। तो जब 0 x वाली टर्म्स को उड़ा देगा तो मेरी सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो जी बेटा हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, जब हम यहाँ x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी जी, 0। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, 0 + 7 ओवर यहाँ पे x की जगह पे जब 0 पुट किया जाएगा तो ये भी 0, यहाँ x की जगह पे 0 पुट किया जाएगा तो ये भी 0, और यहाँ से क्या बचा जी लेफ्ट साइड पे 2 इक्वल टू यहाँ k फाइंड आउट करना है। x की जगह आपने क्या पुट किया जी, 0, यहाँ पे आ गया 0 - 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि हमने x की जगह पे क्या पुट किया हुआ, 0 पुट किया हुआ। तो यहाँ से क्या बचा जी 10/1। तो ये 10 वैल्यू आप उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो -10 हो जाएगी। जब हम इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू बनेगी -20 + 7/2 = -k/2। तो ये -20 + 7 कितना हो गया जी, -13/2। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव साइन से कैंसल आउट हो गया, 2 से कैंसल आउट हो गया। तो k की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी निकल आई, 13। तो आपने देखा कि जी हम विदिन 30 सेकंड जो है हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू, आपने कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है आपने कि x की वैल्यू 2 नहीं पुट करनी, आपने x की वैल्यू 1 नहीं पुट करनी, क्योंकि 2 और 1 हमें इस तरह से खाते हैं जैसे कि ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गायब हो गया हो, ठीक है। क्योंकि वो जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो डेफिनेटली आपका एक्सप्रेशन तो खत्म हो गया, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आप वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, x की कोई भी सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और वो सिंपल वैल्यू पुट करने से आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स का टाइम रिक्वायर्ड है और 30 सेकंड्स के अंदर आप इस MCQ का आंसर दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से बेटा हम लोग कल के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 में इस्तेमाल होने वाली बाकी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं तो हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज कैसे निकालनी है, और अगर हमारे पास इस सिचुएशन में bx + c की फॉर्म में कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने जी a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मसला आ गया जी सर अब हम क्या ये पहले इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद b और c की वैल्यूज निकालेंगे। जी नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि हमें तो MCQ को सॉल्व करना है विदिन 60 सेकंड्स। तो विदिन 60 सेकंड सॉल्व करने के लिए हम कल इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस के भी ट्रिक्स देखेंगे बेटा। तो कीप इन टच विद द 5th लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच विल बी द लास्ट लेक्चर, ठीक है जी। क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी तक आपके ALP को, तो ALP के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं और कोशिश ये की है कि हम वो क्वेश्चंस चूज़ करें जिनसे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो बेटा जी आप लोगों ने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट टाइम है और ये आप लोगों के लिए एक गुड लक समझिए कि आपको जो लेक्चर्स हैं वो इस फॉर्म में मिल रहे हैं कि आप अगर 2 घंटे बाद भी आप किसी चीज़ को रिवाइज़ करना चाहें तो आप लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा आपके पास लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए और सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस के साथ देखिए और इनके नोट्स लाजमी आप बनाते रहें, ठीक है जी। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह सेम पोजीशन सेम टाइम पे हम लोग फिर से मिलेंगे। और तो आप प्रैक्टिस आपने लाजमी बेटा रखनी है अपनी। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।